भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम। ये वो स्कीम है जो देश के मैन्युफैक्चरिंग की पूरी तस्वीर बदलने का दम रखती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे वाकई एक मजबूत औद्योगिक ढांचा बन रहा है या ये सब बस एक अस्थायी सरकारी सहारे पर टिका है। चलिए आज इसी बड़े सवाल की पड़ताल करते हैं। तो ये पीएलआई स्कीम है क्या? देखिए, इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सरकार कंपनियों से कहती है आप भारत में ज्यादा सामान बनाइए और बेचिए, और उस बढ़ी हुई बिक्री पर हम आपको इंसेंटिव देंगे, मतलब सीधे सीधे पैसा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन और सेल उतना ज्यादा फायदा। लक्ष्य एकदम साफ है, मेक इन इंडिया को एक नई उड़ान देना और विदेशों से आने वाले सामान पर हमारी निर्भरता कम करना। और जब हम इस योजना के स्केल की बात करते हैं तो ये सच में बहुत बड़ा है। सरकार ने इसके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये $25 बिलियन से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा दिखाता है कि सरकार इस पहल को लेके कितनी सीरियस है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि भारतीय उद्योग को बदलने के लिए किया गया एक बहुत बड़ा दाव है। और ये पैसा सिर्फ एक या दो सेक्टर में नहीं लगाया जा रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से लेकर दवाइयों, स्टील, ड्रोन और टेक्सटाइल तक कुल 14 बड़े उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है। मकसद है भारत को दुनिया का अगला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। पर क्या ये बड़ा वादा हकीकत में बदल भी रहा है? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, वादा। सबसे पहले उन शानदार नतीजों पर एक नजर डालते हैं जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कागज पर यह स्कीम कितनी बड़ी हिट साबित हुई है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा असर दिखता है रोजगार पर। एक अनुमान के मुताबिक इस स्कीम ने अब तक 12 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा की हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में आई इस तेजी का असर सीधे सीधे लाखों परिवारों पर पड़ रहा है। और अगर इस बदलाव का कोई सबसे बड़ा सबूत देखना हो तो वो है हमारा मोबाइल फोन। जरा सोचिए, एक दशक पहले तक हम अपने लगभग सारे फोन बाहर से मंगाते थे, और आज हमारी 99% जरूरतें देश में बने फोन से ही पूरी हो रही हैं। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। और हाँ, ये स्कीम जमीन पर असली निवेश भी ला रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 45,000 करोड़ और स्पेशलिटी स्टील में करीब 44,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये वो पैसा है जो असल में फैक्ट्रियों और नई टेक्नोलॉजी में लग रहा है। तो ये तो थी अच्छी बातें, लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, समस्याएं। अब हम इन चमकते आंकड़ों के पीछे छिपी चुनौतियों और आलोचनाओं को समझेंगे। तो यहाँ आके एक सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या ये जो इतने शानदार नंबर हमें दिख रहे हैं वो वाकई पूरी कहानी बता रहे हैं, या फिर सतह के नीचे कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिन पर हमारी नजर नहीं जा रही? और यहीं पर कई बड़े अर्थशास्त्रियों की सबसे बड़ी चिंता सामने आती है। वो ये कि कहीं हम ऐसी इंडस्ट्रीज तो नहीं बना रहे हैं जो सरकारी सब्सिडी की बैसाखी पर इतनी निर्भर हो जाएं कि उसके बिना चल ही ना सकें। क्या ये कंपनियां कभी आत्मनिर्भर होकर दुनिया से मुकाबला कर पाएंगी या हमेशा सरकारी मदद पर ही टिकी रहेंगी? तो यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव है। एक तरफ लक्ष्य है ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने वाली इंडस्ट्रीज बनाना, लेकिन दूसरी तरफ डर ये है कि हम सब्सिडी पर पलने वाली कंपनियां बना रहे हैं, जिससे सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ेगा। इसी संतुलन को साधने में इस स्कीम की असली परीक्षा है। और देखिए, बड़े बड़े ऐलानों से हटकर जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो वो काफी अलग है। कंपनियों को आज भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर यानी लाल फीताशाही, खराब सड़कें और महंगी बिजली, और सबसे बड़ी चुनौती नई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्किल्ड लोगों की कमी। चलिए अब इस पूरी बहस को एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा सेक्टर जहां बड़े बड़े वादे और जमीनी हकीकत के बीच का फासला एकदम साफ दिखता है, और वो सेक्टर है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, या आसान भाषा में कहें तो मॉडर्न बैटरी बनाने का सेक्टर। यहाँ तो आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। लक्ष्य रखा गया था 50 गीगावाट घंटे की बैटरी बनाने की क्षमता हासिल करने का, लेकिन असल में हुआ क्या? अक्टूबर 2025 तक हम सिर्फ 1.4 गीगावाट घंटे तक ही पहुंच पाए हैं। ये टारगेट का 3% भी नहीं है। ये बहुत बड़ा गैप है जो दिखाता है कि इस बेहद जरूरी सेक्टर में हमारी रफ्तार बहुत ही धीमी है। और जाहिर है, जब प्रोडक्शन ही इतना पीछे है तो रोजगार कहाँ से आएगा?
IEFA की एक रिपोर्ट बताती है कि 10 लाख से ज्यादा नौकरियों के लक्ष्य के मुकाबले इस सेक्टर में अब तक सिर्फ 0.12% नौकरियां ही पैदा हो पाई हैं। ये साफ है कि बैटरी सेक्टर अपने वादों को पूरा करने में बहुत पीछे चल रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस सेक्टर में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? एक्सपर्ट्स इसके पीछे कई वजह बताते हैं। एक तो प्लांट लगाने के लिए सिर्फ 2 साल का समय दिया गया, जो बहुत कम है। दूसरा, ज्यादातर पार्ट्स देश में ही बनाने की शर्त है, जो अभी मुश्किल है। और तो और बाहर से आने वाले टेक्निकल एक्सपर्ट्स को वीजा मिलने में ही बहुत देर हो जाती है। भाग 4, आगे का रास्ता। तो इन सारी बातों को समझने के बाद सवाल ये है कि अब आगे क्या? क्या कोई समाधान है? और क्या ये योजना इन चुनौतियों से कुछ सीखकर खुद को बदल रही है? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है। असली कामयाबी के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। मतलब बेहतर सड़कें और पोर्ट, व्यापार के लिए आसान नियम कानून, एक स्किल्ड वर्कफोर्स और AI और ऑटोमेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। ये सब मिलकर ही भारत की मैन्युफैक्चरिंग को टिकाऊ ग्रोथ दे सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ऐसा लगता है सरकार इन बातों को सुन रही है और कुछ बदलाव भी कर रही हैं। जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर की PLI स्कीम में पहले जो न्यूनतम निवेश की सीमा थी, उसे अब कम कर दिया गया है। इससे अब छोटी कंपनियां भी इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि ये योजना वक्त के साथ बदल रही। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी। PLI स्कीम की असली परीक्षा ये नहीं है कि उसने कितने अरब डॉलर का निवेश खींचा। असली परीक्षा तो ये है कि क्या हम ऐसी इंडस्ट्रीज बना पाएं जो कल को बिना किसी सरकारी सहारे के अपने दम पर दुनिया से मुकाबला कर सकें। आत्मनिर्भर और मजबूत उद्योग, वही इस विशाल योजना की असली कामयाबी होगी।